एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हमने पढ़ा था फोर्स क्या होता है, दैट इज द पुश और पुल ऑफ अ बॉडी या फिर ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। और फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बेसिकली जो फोर्स है हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन जो उसकी वजह से उसके रिजल्टेंट जो इफेक्ट्स होते हैं हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पढ़े थे। फर्स्ट वाज फोर्स कैन मेक अ बॉडी मूव विच इज इन स्टेशनरी पोजीशन। एक मूविंग बॉडी को हम स्टॉप कर सकते हैं, हम मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम मूविंग बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज कर सकते हैं एंड वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बेसिकली हमारे पास 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फोर्स को, दैट इज बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एक्चुअली में बैलेंस्ड फोर्स तब होता है जब हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज 0 ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो बैलेंस्ड फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वेयर द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब कोई पूछेगा कि अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्वियसली वो बॉडी कुछ ना कुछ मूवमेंट तो शो करेगी ही। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने फोर्स अप्लाई किया लेकिन जो उस फोर्स का रिजल्ट था वो 0 आया। एक्चुअली में देयर आर एन नंबर ऑफ फोर्सेस जो एक बॉडी पे एक्ट करते हैं। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को या एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, सपोजिंगली मैंने फुटबॉल को किक किया तो मैंने उसे पुश किया ताकि वो मूव करके आगे जाए, तो मुझे लगा कि सिर्फ मैंने ही फोर्स अप्लाई किया है उस बॉल को मूव करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसके अलावा भी उस बॉल पे बहुत सारे जो फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रहे होंगे जिसकी वजह से जो बॉल है वो मूव की या फिर स्टॉप करेगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक सपोज मैंने बॉल को किक किया, वो थोड़ी देर चलने के बाद अपने आप ही रुक जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि बॉल को किक करने के बाद वो इनफाइनाइटली मूव ही करती रहेगी, नहीं मूव करेगी ना, वो एक टाइम पर रुक जाएगी। अब किसी ने उसे रोका तो नहीं ना, बट स्टिल दैट बॉल स्टॉप। अब वो बॉल स्टॉप हुई तो ऑब्वियसली किसी ने फोर्स तो अप्लाई किया ही होगा, लेकिन किसी इंडिविजुअल ने हमने देखा तो नहीं जिसने फोर्स अप्लाई किया। एक्चुअल में जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं उनमें भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है। तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं। तो उन सारे फोर्सेस का जब हम सम टोटल करते हैं और उनसे जो रिजल्टेंट फोर्स है जब वो 0 आता है देन इन दैट केस इट इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स। और जिस केस में हमारा रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि जितने भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं अगर उनका रिजल्टेंट या उनका सम नॉट इक्वल टू 0 है या फिर 0 के अलावा कुछ है देन इन दैट केस दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स यानी कि जब हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 0 एंड अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि जब हमारा रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए हम इन दोनों को दैट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस को डिटेल में पढ़ते हैं। वी विल स्टडी बैलेंस्ड फोर्सेस फर्स्ट। नाउ लेट्स सी बैलेंस्ड फोर्सेस। बेसिकली बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, जब जितने भी फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उन सब का जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सेम डेफिनेशन, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। मतलब कि जब एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है दैट इज 0 देन इन दैट केस दैट कम्स अंडर बैलेंस्ड फोर्सेस। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोजिंगली we are having a heavy wooden or metal box, like suppose we have a wooden box जो बहुत heavy है, उसके अंदर बहुत सारा सामान है। This is the box and it is kept on the ground, like ये हमारा ग्राउंड है और ये हमने इस बॉक्स को ग्राउंड पे रखा हुआ है। Now basically हमने क्या किया, उस बॉक्स को पुश करके मूव करने की कोशिश की।
तो एक्चुअल में वो बॉक्स जो था वो मूव नहीं किया। अब एक्चुअल में आखिर अगर वो बॉक्स मूव नहीं किया हमारे पुश करने पे, तो यानी कि जो उसमें फोर्स एक्ट हो रहा था उन सब का सम 0 था, जिसकी वजह से जो हमने हमारा फोर्स अप्लाई किया उसके बाद भी जो बॉक्स था वो मूव नहीं किया। अब बेसिकली जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऑपोजिट इस केस में हम देखते हैं क्या क्या और फोर्सेस हैं जो इस बॉक्स पे एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो हमारे फोर्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और जो बॉक्स था वो मूव नहीं किया। बेसिकली अगर सपोजिटली हमने इस डायरेक्शन से बॉक्स को पुश करना स्टार्ट किया, यानी कि मैं उधर खड़ी थी, मैंने उधर से कहा कि मैं बॉक्स को इधर की साइड मूव करूँगी, तो मेरा बॉक्स मूव नहीं किया। अब आखिर कौन कौन से फोर्सेस है चलिए देखते हैं। फर्स्ट है पुश, जो मैंने यहाँ से लाइक सपोज मैं ए इंडिविजुअल हूँ, मैंने यहाँ से पुश लगाया, मैं उधर खड़ी थी, मैंने उधर से लगाया कि मुझे इधर की साइड उसको शिफ्ट करना है, तो मैंने उसे पुश किया। दूसरी साइड पे यानी कि जो ये बॉक्स है, अगर मैं एक साइड से पुश कर रही हूँ, एक साइड से फोर्स लगा रही हूँ, तो दूसरी साइड से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है। बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी को मूवमेंट कराते हैं या उसमें मोशन शो करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो इक्वल जो ऑपोजिट फोर्स होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जब मैं किसी भी चीज़ को मोशन शो कराने की कोशिश करूँगी तो उस मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स पैदा होता है विच इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू स्टॉप दैट फोर्स, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो यानी कि मैं यहाँ से पुश अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ से मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो बॉक्स की दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली हमारी सराउंडिंग से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जो हमें उस बॉक्स को मूव करने नहीं देगा। सो मैं यहाँ से पुश अप्लाई कर रही हूँ या पुल अप्लाई कर रही हूँ, सो दूसरी डायरेक्शन में, उस बॉक्स की दूसरी डायरेक्शन से या उस ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड से कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बेसिकली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को वो स्टॉप करके नहीं रखेगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप होगा ही नहीं एंड दे विल कीप ऑन मूविंग। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स जो हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तो उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्स अप्लाइड होता है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये तो था जो हमने पुश लगाया, उसके ऑपोजिट आ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने इस बॉक्स को ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ग्राउंड अर्थ में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इस बॉक्स पे एक्ट कर रहा होगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, हर चीज़ को धरती की तरफ, अर्थ की तरफ खींचता है। तो यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ खींच रहा होगा बॉक्स को। तो ग्रेविटी के भी काउंटर पार्ट उल्टा एक फोर्स होता है, दैट इज फोर्स ऑफ रिएक्शन। बेसिकली जो ग्रेविटी का फोर्स है वो उस बॉक्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचेगा, लेकिन ग्रेविटी का ऑपोजिट कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो जो फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा वो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ से दूर, यानी कि ग्रेविटी के फोर्स से हटकर उसे ऊपर उठाने की, अपवर्ड ले जाने की कोशिश करेगा। तो जब ग्रेविटी का जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ रिएक्शन से बैलेंस हो जाता है, और जो पुश मैं अप्लाई कर रही हूँ वो फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाता है, तो उस केस में जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा एंड दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। यानी कि जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उसको किसने इक्वलाइज कर दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, और जो ग्रेविटी अपना फोर्स लगा रही है उसको किसने इक्वलाइज कर दिया, फोर्स ऑफ रिएक्शन में। तो यानी कि जो सारे फोर्सेस थे वो इक्वलाइज हो गए, ज़ीरो हो गया रिजल्टेंट फोर्स, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी ऑब्जेक्ट थी वो मूव नहीं की एंड इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। तो अभी हमने पढ़ा बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, और एक्चुअल में फोर्सेस कैसे कैसे अप्लाई होकर उनका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड जो रिजल्टेंट फोर्स होता है दैट बिकम ज़ीरो। दैट इज जैसे हमने पढ़ा, जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसके ऑपोजिट कौन सा फोर्स था,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और जो ग्राउंड अप्लाई कर रहा था दैट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी, और उसके ऑपोजिट उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा फोर्स था, फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो ये जो सारे फोर्सेस थे जब आपस में ही न्यूट्रलाइज या इक्वलाइज होकर ज़ीरो हो जाते हैं, देन द रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अब बेसिकली बैलेंस्ड फोर्स में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, हम उस पर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ही रहेगा। यानी कि सपोजिंगली एक बॉक्स था, ये स्टेशनरी था, राइट। अगर मैं इसमें बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करूँ, यानी कि ऐसा फोर्स जब मेरा रिजल्टेंट फोर्स क्या है, ज़ीरो, तो उस केस में जो ये बॉक्स है वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, दैट विल रिमेन स्टेशनरी ओनली। एंड द सेकेंड वन इज यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि अगर उसकी जो वो मूवमेंट शो कर रही है दैट इज़ यूनिफॉर्म, तो बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने पर भी उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगी, राइट। तो बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने से जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी ही रहेगा, और जो कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी वो ही स्पीड रहेगी। बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने से ना तो उसका जो मोशन है उसकी स्पीड बढ़ेगी या फिर डिक्रीज होगी। सो बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी या जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस केस में बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने के बावजूद वो ऑब्जेक्ट या फिर जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं दे कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन बट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से हम मोशन को कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था उसको तो स्टेशनरी ही रहा, और जो यूनिफॉर्म मोशन में था क्या आप उसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कुछ कर पाए या उसको स्टॉप कर पाए बैलेंस्ड फोर्स की मदद से, नहीं ना। तो यानी कि जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं हम उनसे किसी भी प्रकार का मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना तो इंक्रीज हो सकती स्पीड, ना डिक्रीज हो सकती, या ना ही स्टॉप हो सकता कोई भी ऑब्जेक्ट ड्यू टू बैलेंस्ड फोर्सेस। लेकिन बैलेंस्ड फोर्सेस की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए फिर से रबर बैंड का एग्जांपल लेती हूँ। ये रबर बैंड है, इसकी ये शेप है, अगर मैं इसे स्ट्रेच करती हूँ, मैंने इसे ऐसे स्ट्रेच किया तो इसकी जो शेप थी वो चेंज हो गई। अब आप कहोगे कि ये बैलेंस्ड फोर्स कैसे, जब इसकी शेप जो है चेंज हो गई। एक्चुअल में आप देखो मैंने इसे दोनों हैंड से पकड़ के स्ट्रेच किया, यानी कि जो मेरा एक हैंड फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही दूसरा हैंड फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यानी कि जो मेरे दोनों हैंड्स का फोर्स है वो न्यूट्रलाइज हो गया, जिसकी वजह से जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हुआ, ज़ीरो, एंड दैट इज़ बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन फिर भी मेरी जो बॉडी ऑब्जेक्ट थी लाइक रबर बैंड, उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई। अब आप इसको बैलून के साथ भी कर सकते हो। बैलून लेना और उसको दोनों हैंड से ऐसे प्रेस करना, जो आप दोनों हैंड से उसे प्रेस करोगे तो जो बैलून है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। एक्चुअल में उसकी शेप चेंज हुई, बट देन टू इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि आप दोनों हैंड से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और दोनों हैंड्स का जो फोर्स है वो न्यूट्रलाइज हो गया, जिसकी वजह से जो बैलून या रबर बैंड था उसने कोई मोशन शो नहीं किया, लेकिन सिर्फ उसकी शेप चेंज हुई उसकी बॉडी की। सो दिस इज बैलेंस्ड फोर्सेस। Now the next topic is unbalanced force. Basically unbalanced force क्या होता है, the opposite of balanced force, यानी कि when the resultant force acting on a body is not equal to zero, यानी कि जितने भी forces एक बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो उस केस में कौन सा फोर्स अप्लाइड होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। बेसिकली जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं उन्हीं की वजह से जो मोशन है वो शो होता है, यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन शो कर रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होगी, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। या फिर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो वो मोशन में कैसे आएगा, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। या फिर कोई मोशन में बॉडी है तो
वो स्टॉप कैसे होगी या स्टेशनरी कैसे होगी? ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। सो बेसिकली अनबैलेंस्ड फोर्स की मदद से ही जो मोशन है वो सारा होता है, यानी कि एक बॉडी को स्टॉप स्टेशनरी से मूवमेंट में लाना, मूवमेंट से स्टेशनरी में लाना, ऑल दैट कम्स अंडर अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बेसिकली ये हमें देखना है कि एक्चुअल में अनबैलेंस्ड फोर्स होता कैसे, यानी कि हम किसी भी बॉडी को मूव करा पाते तो उसमें रिजल्टेंट फोर्स आखिर ज़ीरो कैसे नहीं है। तो चलिए इसके लिए हम अपना सेम एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने बनाया था। लाइक दिस इज़ द ग्राउंड एंड हियर वी हैव अ बॉक्स, राइट। हमने अपना बॉक्स रखा हुआ है ग्राउंड पे, यहाँ पे हमने पुश अप्लाई किया, यहाँ से हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ से हमारी ग्रेविटी है एंड यहाँ से हमारा फोर्स ऑफ रिएक्शन है, राइट। यही हम स्टडी कर रहे थे अनबैलेंस्ड फोर्सेस में भी। तो अब हम देखते हैं कि आखिर अगर ये बॉक्स मूव करता है यानी कि मोशन शो करता है तो इसमें अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैसे है। चलिए देखते हैं। सपोजिंगली मैं यहाँ खड़ी थी, मेरे पास बॉक्स था, मैंने इस बॉक्स को पुश किया और ये उधर चला गया, मतलब उसने मोशन शो किया। तो यानी कि जो पुश के ऑपोजिट कौन सा फोर्स था? फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन था यानी कि वो हमारे फोर्स के कंपैरेटिवली कम होगा, जिसकी वजह से जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो बॉक्स उधर मूव कर गया। बेसिकली जितने भी फोर्सेस होते हैं उनका एक ऑपोजिट फोर्स भी होता है, जैसे ग्रेविटी का रिएक्शन, पुश का फ्रिक्शन। लेकिन जब ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल होते हैं तो उस केस में बैलेंस्ड फोर्स होता है। लेकिन जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो उस केस में हमारे होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब जैसे फ्रिक्शन और पुश था, मैंने इसे पुश किया लेकिन ये मूव कर गया, यानी कि जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसे मेरे द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स ने कवर अप करके बॉक्स को मूव करा दिया। यानी कि जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो जो फ्रिक्शन ने फोर्स अप्लाई किया उससे ज़्यादा था। तो यानी कि मैंने जो फोर्स अप्लाई किया उसने फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम कर लिया और फिर उसके बाद जो मेरा बॉक्स था वो मूव कर पाया। सो दिस वॉज कि कैसे एक्चुअल में मूव करते हैं या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क कैसे करते हैं। जब हमारा एक फोर्स दूसरे जो उसका ऑपोजिट फोर्स है उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। तो ये तो था एग्जांपल जब हमने बॉडी को मूव किया। अब सपोजिंग ये जो बॉक्स था मैंने इसे पकड़ रखा था अपने हैंड्स में, यानी कि ग्राउंड से ऊपर था, राइट। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये ग्राउंड पे जाके लग गया, यानी कि उस टाइम पे ग्रेविटी वॉज मच ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिएक्शन। अगर उस टाइम पे फोर्स ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता तो वो जो बॉक्स है वो ज़मीन पे नीचे नहीं गिरता, वो हवा में ही रह जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। तो यानी कि जो ग्रेविटी का फोर्स था वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी था उसने फोर्स ऑफ रिएक्शन को ओवरकम कर लिया और फिर जो वो बॉक्स था वो ग्राउंड पे जा गिरा। सो दिस इज़ हाउ अनबैलेंस्ड फोर्सेस वर्क, यानी कि जो फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे हैं वो बैलेंस्ड नहीं है, वो अनबैलेंस्ड है, वो ग्रेटर देन है, किसी से कम है, किसी से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ही मोशन शो होता है। सो देखो जैसे हमने पुश अप्लाई किया उसके ऑपोजिट था फ्रिक्शन। अगर हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया फ्रिक्शन के फोर्स के मुकाबले तो हम बॉडी को मूव कर पाएंगे। वैसे ही अगर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा होता फोर्स ऑफ रिएक्शन से तो जो बॉक्स है वो नीचे गिर जाता। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता फोर्स ऑफ रिएक्शन तो उस केस में जो बॉक्स है वो नीचे गिरता ही नहीं। सो दिस इज़ हाउ अनबैलेंस्ड फोर्सेस वर्क। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि बेसिकली इस चैप्टर में हम जितना भी फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमारे चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स और मोशन के बीच का कनेक्शन। मोशन कब शो होगा? बैलेंस्ड फोर्स में नहीं ना, अनबैलेंस्ड फोर्स में। तो जब भी हम आगे चैप्टर में फोर्स वर्ड यूज़ करेंगे देन इन दैट केस वी आर यूजिंग द वर्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 है एंड
अनबैलेंस फोर्स, यानी कि जब हमारा रिजल्टेंट फोर्स एक बॉडी पे नॉट इक्वल टू 0 है। डू लाइक आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू।